नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही सीएम रेखा गुप्ता एक्शन में हैं। उन्होंने पहले दिन से ही ताबड़तोड़ फैसले लेने शुरू कर दिए, जिससे आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। वहीं विधानसभा में एक एक कर केजरीवाल सरकार के कारनामों की पोल भी खुल रही है। पहले ही सदन में पेश हुए कैग रिपोर्ट के खुलासे ने केजरीवाल की धड़कनें बढ़ा रखी है। वहीं एक और कैग रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल के जीवन में भारी तबाही ला सकता है, जिससे तैयारी में रेखा सरकार लग गई है। केजरीवाल की बढ़ती परेशानी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता के एक्शन से बवाल क्यों? क्या फिर बढ़ने वाली है केजरीवाल की टेंशन? कैसे आप सरकार के कारनामों से उठा पर्दा? आप नेताओं की किसने बढ़ा दी परेशानी? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और आम आदमी पार्टी की परेशानी भी बढ़ा दी है। दिल्ली की पिछली अरविंद केजरीवाल की सरकार के कारनामे लगातार खुलकर सामने आ रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बदली और बीजेपी की सरकार 27 साल बाद सत्ता पर काबिज हुई है। सीएम रेखा गुप्ता की अगुवाई में अब बीजेपी सरकार दिल्ली विधानसभा में बारी बारी से कैग रिपोर्ट पेश कर रही है, जो केजरीवाल की सरकार में अटकी हुई थी। इसी तरह 1 अप्रैल यानी कि आज दिल्ली विधानसभा में नई कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी की गई है, जिसके बाद आप नेताओं में अलग ही भगदड़ मची हुई है और कई तो डर से सामने नहीं आ रहे, मानो जैसे अंडरग्राउंड हो गए हों, क्योंकि इन्हें भी पता है जितने कारनामे हमने किए हैं वो एक एक कर जनता के सामने आ रहे हैं और हमारी भारी फजीहत हो रही है। क्या है विधानसभा में नई कैग रिपोर्ट? रेखा गुप्ता की सरकार आज दिल्ली विधानसभा में नई कैग रिपोर्ट पेश करेगी। आज 1 अप्रैल को दिल्ली में वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम पर कैग रिपोर्ट आएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन में पटल पर कैग रिपोर्ट रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची में बताया गया है कि मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता 31 मार्च 2021 में समाप्त हुए साल के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर कैग रिपोर्ट सदन पटल पर पेश करेंगे। ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल की मुसीबत फिर से बढ़ने वाली है। डीटीसी पर कैग रिपोर्ट में क्या हुए खुलासे? इसके पहले दिल्ली विधानसभा में डीटीसी को लेकर कैग रिपोर्ट पेश हुई थी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आरोप लगाया कि पिछली आप सरकार के दौरान डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने एक मुनाफे वाले विभाग को घाटे में डाला। डीटीसी को 70,471 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 14,198 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ। 814 में से केवल 468 रूटों पर बसें चलाएगी। रेखा गुप्ता ने दावा किया कि सिर्फ विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया गया, यहाँ तक कि केंद्र से मिले 233 करोड़ रुपए भी खर्च नहीं किए गए। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि डीटीसी की भागीदार एजेंसी आईडीएफसी ने दिल्ली सरकार को इसके शेयर खरीदने की सलाह दी थी। उन्होंने स्वीकार नहीं किया और आईडीएफसी ने 95 करोड़ के शेयर एक निजी कंपनी को मात्र 10 करोड़ में बेच दिए। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि सीएजी की रिपोर्ट लोक सेवा समिति को भेजी जानी चाहिए। शराब पर कैग रिपोर्ट में क्या हुए खुलासे? वहीं दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट ने दिल्ली की शराब नीति में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा भी किया था, जिससे न केवल सरकारी खजाने को 2,268 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, बल्कि उपभोक्ताओं को भी भारी नुकसान हुआ था। सीएजी की रिपोर्ट से स्पष्ट किया गया कि कीमतों में हेरफेर, ब्रांड एक्सक्लूसिविटी और मोनोपोली के कारण उपभोक्ताओं को महंगी शराब खरीदने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि विकल्पों की संख्या घट गई और गुणवत्ता पर भी सवाल उठने लगे। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट के अनुसार नई शराब नीति के तहत थोक विक्रेताओं को अपनी मनचाही एक्स डिस्टिलरी प्राइस निर्धारित करने की अनुमति दी गई थी। इससे लाइसेंस धारकों ने इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए कीमतों को मनमाने ढंग से बढ़ा दिया, जितना मन किया उतना बढ़ा दिया, जिसका असर सीधा उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ा। कितनी दर्ज हुई कीमतों में बढ़ोतरी? सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार शराब की कीमतों में 20% से 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई थी, जिससे आम आदमी पार्टी की खरीद क्षमता पर सीधा असर पड़ा। उदाहरण के लिए, जैसे कोई शराब को बोतल पहले 800 रुपए में मिलती थी, वो नई नीति शराब के बाद 1,000 रुपए या इससे अधिक दाम में बिकने लगी। मूल्य में वृद्धि का मुख्य कारण मोनोपोली और कार्टेलाइजेशन था, जिसकी वजह से बाजार में प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया गया। उपभोक्ताओं को विकल्पों की कमी के कारण अधिक
दाम पर शराब खरीदनी पड़ी। नई नीति के तहत शराब निर्माताओं को केवल एक ही थोक विक्रेता के साथ समझौता करने के लिए बाध्य किया गया, जिससे कुछ चुनिंदा थोक विक्रेताओं का बाजार पर एकाधिकार हो गया। सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 3 कंपनियों को 192 ब्रांडों के विशेष आपूर्ति अधिकार प्राप्त थे, जिससे ये कंपनियां ये तय कर सकी कि कौन से ब्रांड बाजार में बिकेगा और उसकी क्या कीमत होगी। 367 पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड ब्रांडों में से सिर्फ 25 ब्रांडों ने दिल्ली की कुल शराब बिक्री का 70% हिस्सा कब्जा कर लिया था। इससे उपभोक्ताओं के पास विकल्प के रूप में कम ब्रांड थे और उन्हें निर्धारित कीमतों पर चुनिंदा ब्रांडों की शराब खरीदनी पड़ी। शराब की गुणवत्ता पर क्या हुआ खुलासा? सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गुणवत्ता जांच और सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत को गंभीर खतरा पैदा हुआ था। लाइसेंस जारी करने के समय गुणवत्ता जांच रिपोर्ट गायब थी या ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानक के अनुरूप नहीं थी। कई रिपोर्ट 1 साल से पुरानी, बिना तारीख के या अवैध लैब से मंगाई गई थी। शराब में भारी धातुओं जैसे मिथाइल अल्कोहल जैसे हानिकारक तत्वों की जांच रिपोर्ट भी गायब थी, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। इसको लेकर उपभोक्ता भी लगातार सवाल खड़ा करते रहे। इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट में बताया गया कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के पास उपभोक्ताओं की शिकायतें सुनने या निवारण के लिए कोई प्रभावी प्रणाली भी नहीं थी, जहां पे वो अपनी शिकायत दर्ज कर सके। उपभोक्ताओं को कीमतों में वृद्धि, ब्रांड विकल्पों की कमी और गुणवत्ता समस्याओं पर सहारा नहीं मिला। कीमतों में हेरफेर और एक्सक्लूसिविटी के कारण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन हुआ, लेकिन नियामक तंत्र की कमी के कारण उपभोक्ताओं को न्याय नहीं मिल पाया। यदि पारदर्शी शिकायत निवारण प्रणाली लागू की जाती तो उपभोक्ताओं को अत्यधिक कीमतों और गुणवत्ता की समस्याओं का समाधान निकल सकता था। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की नई शराब नीति ने न केवल दिल्ली सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों को भी प्रभावित किया। कीमतों में वृद्धि, विकल्पों की कमी, नकली शराब, मिलावट और अवैध व्यापार के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा। इन कारणों से ये रिपोर्ट दिल्ली की शराब नीति की पारदर्शिता पर कई बड़े सवाल उठाती है। कैग रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक को लेकर क्या? इससे पहले दिल्ली विधानसभा में सीएम रेखा गुप्ता की सरकार ने सीएजी की रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में मोहल्ला क्लिनिक में व्याप्त गंभीर अनियमितताओं को लेकर कई तरह के सवाल उठाए गए। कैग की यह रिपोर्ट साल 2016 से 17 और 21 से 22 की अवधि के दौरान दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की समीक्षा पर आधारित थी, जिसके बाद दिल्ली विधानसभा के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने मोहल्ला क्लिनिकों की इन गंभीर अनियमितताओं की जांच की जिम्मेदारी लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी को सौंपी है। स्पीकर ने सीएजी रिपोर्ट की प्राथमिकता के आधार पर जांच के निर्देश दिए हैं। समिति को 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी बोला। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग को 1 माह के भीतर अनुपालना कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने को कहा गया। कैग रिपोर्ट ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर भी गंभीर सवाल उठाए। रिपोर्ट में जिन बिंदुओं पर सरकार की तरफ से गौर फरमाने की जरूरत थी, उसे प्रमुखता के साथ भी उठाया गया। अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों, मेडिकल अधिकारियों, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और फार्मासिस्टों की भारी कमी है। इससे मरीजों को समय पर और उचित चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने में बाधा उत्पन्न हुई। जरूरी दवाओं और उपकरणों का अभाव। कैग रिपोर्ट में बताया गया कि कई सरकारी अस्पतालों में आवश्यक दवाएं और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध नहीं थे, जिससे मरीजों के इलाज में कठिनाई आई। इसके अलावा 14 अस्पतालों में आईसीयू सुविधाएं नहीं है, 12 अस्पतालों में एम्बुलेंस की सेवाएं तक उपलब्ध नहीं है। मोहल्ला क्लिनिकों का हाल बेहाल। दिल्ली सरकार द्वारा मोहल्ला क्लिनिक को लेकर कैग रिपोर्ट में बताया गया कि मौजूदा 21 क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 में बिजली कनेक्शन नहीं है, 6 में जांच के लिए टेबल तक की सुविधा नहीं है। इसके अलावा 12 क्लिनिकों में विकलांग व्यक्तियों के लिए जरूरी रैंप और अन्य सुविधाएं भी नहीं है। इतना ही नहीं, सीएजी रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार की तरफ से जारी कोविड-19 फंड का पूर्ण उपयोग नहीं किया। कुल 787.91 करोड़ रुपए में से केवल 582.84 करोड़ रुपए का ही उपयोग किया, जिससे महामारी के दौरान आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में कमी आई। तो इस तरह एक एक कर इनके कारनामों की पोल खुल रही है, जिससे आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई। दूसरी तरफ दिल्ली में मिली करारी हार के बाद झोला उठाकर आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इन दिनों पंजाब में शिफ्ट हो चुकी है। चाहे अरविंद केजरीवाल हो या आम आदमी पार्टी में दूसरे नंबर की हैसियत रखने वाले मनीष सिसोदिया, दोनों ही आपके टॉप लीडर पंजाब का सियासत का हिस्सा बन रहे हैं। दिल्ली में दोनों नेताओं को करारी हार मिली। ऐसे में दिल्ली से बाहर पंजाब जाकर दोनों नेता अपनी राजनीति कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी ने हाल ही में पंजाब का प्रभारी बनाया था
और अरविंद केजरीवाल पार्टी के तो राष्ट्रीय संयोजक हैं ही। पंजाब में भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता जाने के बाद गाहे बगाहे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल सरकार चला रहे हैं, जबकि भगवंत मान रिमोट कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। हालांकि वहां इनकी कोई भी चाल कामयाब होती नहीं दिख रही है, क्योंकि वहां आपके नेता ही बगावत के मूड में बैठे हैं और इन लोगों का पंजाब की राजनीति और सरकार में ज्यादा दखल देना उनको पसंद नहीं आ रहा है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अरविंद केजरीवाल का आगे क्या होता है। सुलभता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।